हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए बिना देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सबसे पहले हेडिंग लिखूंगा, तो हेडिंग जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग बच्चों बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैं कैपिटल यू से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट कर रहा हूं बच्चों? कैपिटल यू से डिनोट करूंगा। और मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। तो डेफिनेशन लिखने से पहले एक काम करते हैं, कुछ बात बताता हूं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर लोकेशंस। इसका मतलब चार्जेस को, मान लीजिए चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और ये सब की सब कहाँ रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पे। और इन चार्जेस को आपको कहाँ लाना है? पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर लाना है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर लाने में कुछ तो वर्क करना होगा। इसी वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक बार डेफिनेशन भी लिखूंगा और उसका मीनिंग अच्छे से भी बताऊंगा। तो एक काम करते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? द डेफिनेशन जो है वो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस at their locations by bringing them in from infinity। बच्चों, शायद से मीनिंग क्लियर हुआ हो, पर नहीं भी हुआ हो तो मैं अभी, आज ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आज हम इसके डेरिवेशन भी करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, बिना टेंशन के पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि भैया कुछ काम किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। असेंबलिंग का मतलब होता है कि चार्ज को इकट्ठा करना। अब इकट्ठा करने के लिए बुलवाना पड़ेगा कहीं से, तो चार्ज को इकट्ठा करने के लिए कहाँ पर इकट्ठा करना है? उनकी लोकेशंस पर। और लोकेशंस पे इकट्ठा करने के लिए इन्हें बुलवाया कहाँ से जा रहा है? कहाँ से बुलाया जा रहा है बच्चों? फ्रॉम इन्फिनिटी। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in assembling the charges at their location by bringing them in from infinity। मतलब चार्जेस जो फिलहाल कहाँ रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। उन चार्जेस को इन्फिनिटी से उनकी लोकेशन पर असेंबल करने में जो भी वर्क करना पड़े, इस वर्क को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, डेरिवेशन भी पढ़ाने वाला हूँ। कभी ये क्लियर हुआ नहीं हो तो एक काम करते हैं, बिल्कुल ही अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरी आदत है अलग से एग्जाम्पल लेने की, टॉपिक अपनी जगह रहता है और मेरे एग्जाम्पल्स अलग ही चलते हैं। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको बातें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है, मेरे दिमाग में एकदम से आया। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए अर्थ पर इंसान रहते हैं, और रहते ही हैं, आप तो जानते हैं अर्थ पर बहुत सारे इंसान हैं। तो इंसान को मैं किससे कंपेयर कर लूँ? चार्ज से। मान लीजिए चार्ज से। और मून पर बताओ क्या कोई भी इंसान रहता है? तो जवाब है मून पर तो फिलहाल अभी तक कोई इंसान है ही नहीं। मून पर कोई इंसान नहीं है। अब बच्चों, अब इन इंसान को आपको अर्थ से कहाँ ले जाना है? मून पे। पहले इंसान को ले जाओगे, फिर दूसरे इंसान को ले जाओगे, फिर तीसरे इंसान को ले जाओगे, फिर चौथे इंसान को ले जाओगे। तो इन इंसान को अर्थ से मून पर ले जाने पर कुछ तो वर्क करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरा टॉपिक यही है। चार्ज को जो कि फिलहाल कहाँ रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पे। तो इन चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठा के कहाँ ले जाना चाहता हूँ? उनकी लोकेशंस पे। तो उनकी लोकेशन पर ले जाने में जो भी वर्क करना पड़े, इसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी और मज़े भी आ गए होंगे। तो बच्चों, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और इसकी यूनिट जो होती है
इसकी जो यूनिट होती है, और आप जानते हैं एनर्जी की यूनिट जूल होती है, कैलोरी होती है, पर बच्चों चार्ज लेवल पे जूल एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, कैलोरी भी बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो यहाँ पर चार्ज लेवल पर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे स्मॉल ई और कैपिटल वी से लिखते हैं। और आपको बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये तो बात हो गई इसके डेफिनेशन की और इसकी यूनिट की। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक चार्ज है, छोटा सा बना, तो मान लीजिए एक चार्ज है जो कि कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों? इन्फिनिटी पे। मान लीजिए एक चार्ज है जो कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। और हम इस चार्ज को कहाँ पर लेके आना चाहते हैं बच्चों? इस P1 पॉइंट पर। कहाँ लेके आना चाहते हैं बच्चों? P1 पॉइंट पे। अब आप बताओ, इस चार्ज को जब आप P1 पॉइंट पे लाना चाहोगे तो बच्चों बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा? जवाब दो, वर्क कितना करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो जवाब है बच्चों कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा पहले चार्ज को लाने में। क्यों नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब बताता हूँ। चार्ज फिलहाल कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो चार्ज जब इन्फिनिटी से इस P1 पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर वर्क ज़ीरो करना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ज़ीरो। अब आप कहेंगे इस P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों है? क्योंकि बच्चों Q1 चार्ज तो अभी फिलहाल इन्फिनिटी पे, और इस जगह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। बच्चों मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बच्चों याद कीजिएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों सम पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है। तो बच्चों याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वर्क डन अपॉन में चार्ज। हाँ है ना? पर बच्चों सिंस वर्क डन पोटेंशियल ही ज़ीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो बच्चों वर्क कितना करना पड़ेगा? तो जवाब है सर वर्क कितना होगा? ज़ीरो होगा। बच्चों ये बात समझ में आई होगी। वर्क ज़ीरो क्यों हुआ बच्चों? वर्क ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ज़ीरो थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल भी कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? वर्क डन in assemble the Q1 charge from infinity to P1 point is zero because electric field is zero at point P। बच्चों ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो मुझे बताएं क्या समझ नहीं आया। बच्चों यहाँ पर बताएं वर्क ज़ीरो क्यों करना पड़ा पहले चार्ज को लाने पर? पहले चार्ज को लाने पे वर्क इसलिए ज़ीरो करना पड़ा क्योंकि इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, और पोटेंशियल नहीं तो वर्क कितना करना पड़ेगा? ज़ीरो। तो बच्चों फर्स्ट केस में हम चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ था इस चार्ज को हम कहाँ पे ले आए? P1 पॉइंट पे। अब बच्चों बताओ P1 पॉइंट पर कौन बैठा हुआ है? चार्ज आ चुका है। हाँ है ना? तो पहले पॉइंट को आप इन्फिनिटी से P1 पॉइंट पे ले आए तो यहाँ पर चार्ज आ चुका है। हम पहले आदमी को मून पे ले जा चुके हैं। हाँ है ना? अब जैसे ही पहला चार्ज P1 पॉइंट पर आया तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस R12 ले रहा हूँ। मैं बताऊँगा क्यों ले रहा हूँ। R12 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, क्या नाम है इसे? P2। क्या नाम है? P2। तो इस P2 पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P2 बताओ कितना होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P2 बच्चों बताओ पोटेंशियल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल कुछ तो होगा। किस पॉइंट पर बच्चों? किस पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। हाँ है ना? बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएं? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा Q, और Q कौन सा है? क्योंकि अभी फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा P पॉइंट पे, तो KQ अपॉन में R12। ये बच्चों बात समझ में आई होगी, और ये वर्क भी ज़ीरो समझ में आया होगा। पोटेंशियल बात क्लियर हुई होगी। अब बच्चों मान लो
आपको ये बात समझ में आई? पिछली बार पोटेंशियल जीरो क्यों था? पिछली बार पोटेंशियल जीरो क्यों था? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। पर इस बार P2 पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। क्यों होगा बच्चों पोटेंशियल? क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, हाँ या ना बच्चों? अब मान लीजिए एक सेकेंड चार्ज है Q2। मान लीजिए एक सेकेंड चार्ज है, क्या नाम है बच्चों? Q2, जो कि फिलहाल कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों? इन्फिनिटी पे। और इस चार्ज को आप कहाँ लाना चाहते हैं बच्चों? किस चार्ज को आप कहाँ लाना चाहते हैं बच्चों? P2 पॉइंट पर। तो बच्चों बताओ इस बार वर्क कितना करना पड़ेगा? तो बच्चों इस बार वर्क कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ है ना? इस बार वर्क कुछ तो करना पड़ेगा। और बच्चों बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहां पर हम लिखते हैं देयरफॉर amount of work done in moving a charge, amount of work done in moving a charge कौन है बच्चों? Q2, जो कि कहां पर है? from infinity to point P2। तो बच्चों इस बार बच्चों बताओ वर्क डन कितना होगा? तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बताओ कितना होता है वर्क का फॉर्मूला? वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। आप कहेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया? अरे भाई V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? W/Q, हाँ है ना? तो W कितना होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो बच्चों बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? तो अभी निकाला था पोटेंशियल कितना है बच्चों? पोटेंशियल है KQ1 अपॉन में R12, हाँ है ना? और आप किस चार्ज को मूव करना चाह रहे हैं? तो किस चार्ज को मूव करना चाह रहे हैं बच्चों? Q2 को। तो बच्चों बताओ कितना वर्क करना पड़ा? तो वर्क करना पड़ा कितना? Q1 Q2 अपॉन में R12, हाँ है ना? हाँ है ना बच्चों? मुझे बताएं आपको ये बात समझ में आई? पहले चार्ज को मूव करने में जीरो वर्क करना पड़ा। सर क्यों करना पड़ा? आज तक समझ नहीं आया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ बच्चों। पिछली बार पहला चार्ज, देखिए सीधी सी बात, मून पर फिलहाल कोई नहीं है, वैसे ही इस P1 पॉइंट पर कोई नहीं है। अब हम पहले आदमी को मून पर ले जाएंगे तो वर्क जीरो करना पड़ेगा। हाँ देखो मून की बात अलग है, मून तो सिर्फ समझने के लिए था। यहाँ पर हम डेफिनेशन से चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि भैया आप यहाँ पर वर्क कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाते हैं और वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, और पोटेंशियल नहीं है तो वर्क भी कितना करना पड़ेगा? जीरो। पर बच्चों जब सेकेंड चार्ज को आप लाएंगे कहाँ पर? उसकी लोकेशन P2 पर, तो इस बार तो वर्क करना पड़ेगा। बताओ क्यों करना पड़ेगा बच्चे? एक मिनट, क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए इस P2 पॉइंट पर कुछ तो पोटेंशियल होगा, इसके कारण होगा कि नहीं होगा बच्चों? इसके कारण पोटेंशियल होगा, यहाँ पर होगा। पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R पोटेंशियल होगा। तो बच्चों इस चार्ज को आप यहाँ पर लाना चाहोगे तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर वर्क तो करना पड़ेगा। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये पोटेंशियल किसके कारण होगा? पोटेंशियल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, पोटेंशियल ड्यू टू किसके कारण? Q1। और आप किस चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं बच्चों? Q2 को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वर्क डन समझ में आया होगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब बच्चों दो चार्ज आ चुके हैं, बताओ कौन कौन से? तो पहला चार्ज जो है वो है Q1, किस पॉइंट पर है बच्चों? P1 पॉइंट पे। दूसरा चार्ज जो है वो कौन है? Q2 आ चुका है, किस पॉइंट पर? P2 पॉइंट पर, ठीक है। और मान लीजिए कि तीसरा पॉइंट है, क्या नाम है इसको? मैं नाम दे देता हूँ, तीसरा पॉइंट है P3। और आप किसी एक और चार्ज को, जिसका नाम क्या है बच्चों? Q3, और इस चार्ज को आप यहाँ लाना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पर बच्चों? किस पॉइंट पर? P3 पॉइंट पर। तो बच्चों बताओ इस बार वर्क कितना करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर इस बार वर्क करना पड़ेगा, हाँ है ना? और इस बार वर्क किसके कारण करना पड़ेगा? एक तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और एक पोटेंशियल ड्यू टू Q2। अब ये बात समझनी है तो मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों सबसे पहले तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो पोटेंशियल चार्ज था ही नहीं, तो वर्क कितना करना पड़ा? जीरो,
हाँ है ना। पर जब सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस में पहला चार्ज आ चुका था तो वर्क डन जो है करना पड़ा किसके कारण, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज Q2 के कारण, हाँ है ना। पर इस बार जो वर्क करना पड़ेगा उसके लिए जिम्मेदार दो लोग हैं। बोलो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक आदमी की नहीं है, कितने आदमी की होगी? दो। एक तो Q1 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और Q2 की भी होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम क्या नाम दे दें, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस को R13 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या नाम दे दें, R23। 2-3 क्यों? 2 और 3 के बीच। तो बच्चों इस बार फिर से वर्क करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, कौन से चार्ज को लाना चाह रहे हैं इस बार बच्चों? Q3 को, वो भी कहाँ से लाना चाहते हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3। हम चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लाना चाह रहे हैं बच्चों? P3 पे लाना चाहते हैं। तो बच्चों बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आराम से, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क का फॉर्मूला जो होगा वो होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। सर ये पोटेंशियल क्या है? इस बार पोटेंशियल किसके कारण होगा बच्चों? पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 एंड Q2। ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा मैं ऊपर तक लिख देता हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। और किस चार्ज को लाना चाह रहे हैं बच्चों? Q3 को, हाँ है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो जल्दी से लिखे, मैं इसे रफ करता हूँ बच्चों, जल्दी से लिख लें, इसे रफ कर रहा हूँ मैं। चलिए बच्चों इसके आगे का पढ़ते हैं। तो वर्क इक्वल्स टू क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। बहुत से बच्चों को यहाँ का नहीं दिखता है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, Q1 एंड Q2। और किस चार्ज को आप मूव करना चाहते हैं? तो आप किस चार्ज को मूव करना चाहते हैं बच्चों? Q3 को। ये दिख रहा होगा आपको। तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? W3 इक्वल्स टू पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला Q1 के कारण क्या होगा बच्चों? Q1 के कारण क्या होगा? KQ1। और वर्क, आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लाना चाहते हो बच्चों? इस पॉइंट पर। तो फॉर्मूला क्या होगा? KQ1 अपॉन में डिस्टेंस, और डिस्टेंस बोलो कितनी होगी? R13। सर प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल इस बार Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो बच्चों बोलो क्या आएगा KQ2 अपॉन में R23। सर ये क्यों लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से कहाँ लाना चाह रहे हैं? P3 पे। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक आदमी की नहीं होगी, एक चार्ज की नहीं होगी। कितने चार्ज की होगी? दो, एक तो 1 की भी और एक 2 की भी। तो 1 के कारण क्या होगी बच्चों? KQ अपॉन में डिस्टेंस, और 2 के कारण होगी KQ अपॉन में डिस्टेंस। और आप किस चार्ज को लाना चाहते हैं बच्चों? तो इनटू में चार्ज कौन सा आएगा? Q3। तो W3 क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई कर दें, KQ1 Q3 R13 KQ2 Q3 R23। और इसे इक्वेशन नंबर में 4 दे देता हूँ क्योंकि थर्ड इक्वेशन मैंने पहले से ही दे रखी है, थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों आप कितने चार्ज को असेंबल कर चुके हैं? बता सकते हैं कितने चार्ज को असेंबल कर चुके हैं? तो आप कहेंगे देखिए आपने P1 पॉइंट पर Q1 को ले आए, हाँ है ना, और P2 पॉइंट पर Q2 को लेके आ गए, और P3 पॉइंट पर किस चार्ज को लेके आ गए बच्चों? Q3, हाँ है ना। और ये डिस्टेंस भी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी? R13, और ये डिस्टेंस है कितनी? R23। तो इस चार्ज को असेंबल होने में, इन चार्ज को इकट्ठा होने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा? टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा देखते हैं। टोटल वर्क डन in assembling a charges at their locations। लोकेशन पर असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ा? तो बच्चों टोटल वर्क किससे मिलके बनेगा? पहला वर्क, दूसरा वर्क और तीसरा। सर ये समझ नहीं आया बच्चों, आपने 3 चार्ज को लाए, बारी बारी से लाए। तो पहले चार्ज को लाने में W1 वर्क किया था, दूसरे चार्ज को लाने में W2 वर्क किया, और तीसरे चार्ज को लाने में W3 वर्क किया। तीनों को हम क्या कर दे? ऐड कर दे। तो W1 कितना था? याद होगा 0। W2 कितना था? सर W2 हमें याद नहीं आ रहा है, मुझे तो याद है बच्चों, R12 था। और W3 कितना? ये रहा ऊपर, कितना? Q1 Q3 R13। और W3 में एक और चीज़ क्या थी?
Q2 Q3 और R23 इन सबको ऐड कर दें तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा जो कि होगा K Q1 Q2 R12 K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23। ये आपका टोटल फॉर्मूला आ गया और इसी टोटल वर्क को वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर लोकेशन इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, U से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, U से। आप U लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्या ये टॉपिक टफ था, क्या ये टॉपिक टफ था? तो मैं चाहता हूँ कि आप ये टॉपिक किसी और जगह से पढ़ के देखें, एक बार ऐसा भी करके देखें। और आपको कभी लगता है कि नहीं सर ने जो पढ़ाया है वो मज़ा आ गया, सिंपल भाषा में समझाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा है या बुरा है, जो भी हो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो आपका टेस्ट कहेगा। तो आप एक बार इसे कहीं और से भी पढ़ के देखें, क्योंकि मेरा जो लेवल है पढ़ाने का वो आपको पता नहीं है, शायद से आप नए होंगे। तो कभी आपको पता चल गया हो तो आपको अच्छा लगेगा कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो है 2018 में भी पूछा हुआ है और 2019 2 साल लगातार पूछा गया है। अलग अलग क्वेश्चन है पर फॉर्मूला एक ही है। आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम 2 क्वेश्चन करेंगे, एक 2018 का और एक 2019 का। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।